नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात होगी उस बजट की जिसने सियासत से लेकर उद्योग और गांव की चौपाल तक हर जगह चर्चा छेड़ दी। क्योंकि बजट में इस बार राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 90,445 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं, जो पिछले बजट से 6,505 करोड़ रुपए ज्यादा है। यह अतिरिक्त रकम प्रदेश की तस्वीर बदलने में क्या वाकई में कारगर साबित होगी? इसके साथ ही मोदी सरकार के बजट में एक बड़ा फोकस दिखा है ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार की नीति है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने की ठोस योजना बजट में है, जिससे निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नई क्रांति आएगी। तो क्या राजस्थान अब सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और बड़े औद्योगिक निवेश का नया हब बनने जा रहा है? क्या केंद्रीय बजट सच में राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या यह बजट निवेश, उद्योग, बिजली और रोजगार के जरिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा? आज बात इसी मुद्दे पर, क्योंकि निर्भरता से आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान आत्मनिर्भरता की तरफ क्या वाकई में दौड़ने लगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। अब सोचिए सर, अगर आप केंद्रीय बजट को देखेंगे तो आपको उसके हर बजट की घोषणा के साथ राजस्थान के अंदर एक अवसर नजर आएगा। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हर जिले के अंदर गर्ल्स हॉस्टल होंगे। राजस्थान में 41 जिले हैं, तो 41 गर्ल्स हॉस्टल राजस्थान में बनने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि अब रेयर अर्थ मेटल पर फोकस होगा। राजस्थान के पास प्रचुर मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स है, तो क्या यहां से एक नया अवसर शुरू हो गया है? केंद्र सरकार ने कहा कि सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज और बाकी उपकरणों पर टैक्स को कम किया जा रहा है, ड्यूटी को कम किया जा रहा है। राजस्थान के पास एक बड़ा क्षेत्र है जहां सोलर के जरिए बिजली की खेती हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके लिए राजस्थान के पास व्यापक जमीन है, व्यापक मैन पावर है। तो क्या वाकई में राजस्थान का हिस्सा आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है और केंद्र की योजनाओं का एक बड़ा दर्पण राजस्थान के अंदर नजर आने वाला है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, वित्त विशेषज्ञ हैं हमारे साथ राजेश कंदोई जी हैं और रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करना चाहेंगे राजेश कंदोई जी आपके साथ। जरा बताइए, जो सेंटर का बजट है और उसमें कुछ घोषणा है, रेयर अर्थ मेटल को लेकर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर हो, फार्मास्यूटिकल को लेकर हो, इंडस्ट्रीज को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, मेडिकल टूरिज्म को लेकर हो, बायो फार्मा को लेकर हो, क्या इन सब के बीच में आप राजस्थान में एक बड़ा अवसर देख रहे हैं? बिल्कुल, इस बार का जो केंद्रीय बजट आया है वो उन बजटों से बिल्कुल अलग है जो पहले सरकारें बनाती थी। 3-4 महीने में कौन से राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके बनाती थी। इस बार के बजट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो मुझे लगी वो है आगे आने वाले 21 साल के लिए डेटा सेंटर को टैक्स हॉलिडे दिया गया है। मतलब कि जो ग्लोबल क्लाउड कंपनीज है वो अगर इंडिया में डेटा सेंटर बनाती है तो उन्हें आगे आने वाले 21 साल तक 2047 तक का टैक्स हॉलिडे, उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा जी। और राजस्थान के लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि राजस्थान सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी बना चुकी है। बिल्कुल ठीक बात। और उन बहुत कम अग्रणी राज्यों में से राजस्थान एक है जो डेटा सेंटर पॉलिसी ला चुका है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक। सोलर एनर्जी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अभी सरकार ने सोलर में एक जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उस इंपोर्ट ड्यूटी को पूरा माफ कर दिया है, जिससे यहाँ पर सोलर एनर्जी के और ज्यादा प्लांट लगेंगे, वाइबल हो जाएंगे, सोलर की खेती हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ सोलर की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है राजस्थान में। और मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा की है सरकार ने, उसमें भी राजस्थान को एक बहुत बड़ा हिस्सा
मिलने की संभावना है, जिससे राजस्थान के चहुमुखी विकास में बहुत पंख लगेंगे। और ओवरऑल भी अपन देखें तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इन्होंने बजट पिछले साल के बजट से 60% बढ़ा दिया, ठीक, जो अपने आप में एक वो तो बहुत सर बड़ा सारे ही प्रदेश को मिलेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना राजस्थान को ये अलग से मिलेगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है हर स्टेट के लिए। लेकिन हम मोटे तौर पर बात करते हैं, जो सेंटर से पैसा हमारे पास आएगा वो 90,000 करोड़ के आसपास आएगा। बीते साल जो सेंटर से हमें पैसा आया था वो अनुमानित था बजट में 84,000 करोड़ के आसपास, और रिवाइव होकर वो हमें 83,000 करोड़ के आसपास मिला था। इस बार हम मानकर चल रहे हैं 6500 करोड़ के आसपास ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब मैं इसको परसेंटेज में निकालता हूं तो पिछली बार 6.6% हमें मिला था, इस बार हमें 6.1% मिला है। दैट मींस कि 0.5% कम मिला है। तो इस कमी की वजह क्या है? और दूसरा, आपको लगता है कि एक अलग अमाउंट है, इससे इतर भी सेंटर से राजस्थान को और पैसा आएगा, क्योंकि राजस्थान का बजट ना चाहते हुए भी 5,80,85,000 करोड़ के आसपास का इस बार का रहने वाला है। जो बजट में राजस्थान का हिस्सा है वो राजस्थान से जितना टैक्स सेंटर में जाता है उससे तय होता है। तो राजस्थान से जितने सेंट्रल टैक्स जाते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी सेंट्रल, उनसे सबसे राजस्थान का हिस्सा तय होता है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बजट में ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें मानने की जो घोषणा की है, उससे राज्यों का हिस्सा और अधिक बढ़ने वाला है। तो इससे मुझे अनुमान है कि राजस्थान को 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि इस बार केंद्र से मिलेगी। इसके अलावा जो राजस्थान स्पेसिफिक स्कीम जो अपन कहें जी, तो उनमें मुझे सोलर पावर और टेक्सटाइल पार्क, डेटा सेंटर, ये सारी स्कीमें ऐसी लगती है जिनमें राजस्थान को विशेष तौर पर बेनिफिट मिलने वाला है। सुरेश गर्ग साहब, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है भाई, डबल इंजन में राजस्थान को बहुत कुछ मिलना चाहिए, कुछ का जिक्र कंदोई साहब कर चुके हैं। अब आप बताइए राजस्थान को इस बजट से वो क्या क्या मिलने वाला है जो आगामी राजस्थान के बजट को एक बूस्टर डोज के तौर पर होगा और उसमें एक बड़ा रिलीफ देगा। बजट है वो विकसित भारत वाला बजट है, युवाओं के लिए बजट है, किसानों के लिए बजट है, गरीब के लिए बजट है, युवा महिलाओं के लिए बजट है। राजस्थान को निश्चित रूप से जब 50,54,000 करोड़ रुपए का बजट था, वो बढ़ के अगर मान लो 53,95,000 करोड़ रुपए का बजट होता है, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है, तो राजस्थान को हिस्सा भी उसमें मिलता है। पहले राज्यों का जो हिस्सा है वो 32% हुआ करता था, लेकिन अब राज्यों का हिस्सा 41% है। यानी कि कांग्रेस के शासन में राज्यों को जो कर में जो हिस्सा मिलता था वो मिलता था 32%। हमारी सरकार आने के बाद में अब मिलता है 41%। अगर 41% मिलता तो राजस्थान को मिलेगा। और राजस्थान आया उसके बीच में, जी जीएसटी आया ना उसके बीच में। नहीं तो जीएसटी आया, लेकिन एक पैरामीटर तो पहले से सेट था ना कि साहब 32% से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में 41% दिया ना। कलेक्शन तो पहले भी होता था, लेकिन जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, इसलिए जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। और हमने तो फिर जब अगर 41% हो गया तो फिर राजस्थान को 6.6 की जगह 6.1%। देखिए वो पैरामीटर्स मैंने जो आर्थिक विशेषज्ञ उन्होंने भी बताया था कि कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अमाउंट देखिए, आप कलेक्शन कम हुआ हमारा इस बार निश्चित रूप से कहीं कहीं पे, लेकिन अमाउंट देखिए 84,000 करोड़ रुपए से 90,000, 6,605 करोड़ रुपए ज्यादा हो रहे हैं। आप देखिए अमाउंट घटा नहीं है, ज्यादा ही हुआ है अमाउंट। तो इसलिए राज्य को देखिए डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, अब 40,000 करोड़ रुपए अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर सरकार देती है, या 10,000 करोड़ रुपए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देती है, 10,000 करोड़ रुपए एसएमई को देती है, तो क्या राजस्थान को नहीं मिलेगा? क्या राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं लगेगी? सोलर ऊर्जा के अंदर 32,914 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है, यानी कि पिछले साल से 30% ज्यादा करना। पीएम सूर्य घर योजना के अंदर 22,000 करोड़ रुपए का। तो ये तो हमारी तो बेचबोन है सोलर वाला। तो सोलर में तो राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है, तो इनसे राजस्थान को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पेंडेंसी चल रही थी जीएसटी कलेक्शन का, जो हिस्सा इधर आना था, क्या वो कंप्लीट हो चुका है? अभी भी पेंडेंसी चल रही है? जीएसटी कलेक्शन निरंतर बढ़ता रहता है। देखिए जैसे ही जीएसटी कलेक्शन आता है, हर महीने उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और मिलता रहता है। कहीं राज्य को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। भाई सेंटर ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, एक बड़ा बड़ा अमाउंट तय किया है। अब हर स्टेट के उससे जुड़े हुए मिनिस्टर्स और उससे जुड़े हुए अधिकारी ये तय करेंगे कि कौन बेहतर प्रपोजल वहां लेकर जाता है और वहां से कितना अमाउंट लेकर। देखो स्टेट के हिसाब से सबको बजट मिलता है। राजस्थान को भी पर्याप्त डबल इंजन की सरकार है, कहीं पे कोई कमी नहीं होगी। मैं तो 12,20,000 करोड़ रुपए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, 50,000 करोड़, ये सब चीजें आते हैं। तो इससे राजेश कंदोई जी, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हर स्टेट को सब कुछ मिल जाता है।
अब राजस्थान में जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है, आपको बाकायदा सोलर के लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो एज कंपेयर टू अदर स्टेट राजस्थान को यकीनन ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल, अगर हम केरल तमिलनाडु को छोड़ दें, उसके बाद राजस्थान के पास एक अच्छा रेयर अर्थ मेटल है। अब उसके लिए जब भी डील्स होगी तो राजस्थान प्रायोरिटी पर रहेगा, पर ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज राजस्थान के हिस्से में आएगी। नहीं, हर चीज़ तो नहीं आती है, लेकिन आज अपन बात करें सोलर की, माइनिंग की, तो पहले से राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से राजस्थान को एक बहुत अच्छा हिस्सा मिलने वाला है। ठीक। और जैसे उन्होंने बताया अभी सेमीकंडक्टर में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी राजस्थान में है। राजस्थान के युवा जो अभी दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, तो पिछली सरकार के प्रयासों से राजस्थान में भी उद्योग, बड़े उद्योग लगने की संभावनाएं बढ़ी है। ठीक है, राजेंद्र नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस है। राजेंद्र नायक जी, जो सेंटर का बजट आया उसको हम स्टेट के नजरिए से समझ रहे हैं सर, उसमें आपको क्या क्या वो बेहतरीन नजर आ रहा है जो राजस्थान के 2047 के विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने की दिशा में एक माइलस्टोन है? जी, आपने अभी सारी चर्चा हो चुकी है कि राजस्थान को क्या स्पेसिफिकली मिल रहा है। मैं तो कहूंगा ये पूरा बजट है, ये 2047 के मद्देनजर रख करके, ताकि राजस्थान, हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के विकसित राजस्थान बन सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर पिछले बजट को आप देखें तो उसमें हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने हमारी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए जीएसटी को कम किया और इनकम टैक्स में रिलीफ की, और अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो कुछ जो राशन स्पेसिफिक तो कह दिया है, लेकिन जितना भी पूरा बजट है उसमें जैसे महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए है, और उसके अलावा जैसे रेयर अर्थ है वो आपने बताया, मध्यम वर्ग है, उसके बाद जिनको नौकरी देने की उनको जो कौशल का विकास करेंगे, तो ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो राजस्थान पर लागू नहीं होता है। ये सारे के सारे जो बजट में जो आई हैं, तो राजस्थान स्पेसिफिक तो कह दिया, लेकिन पूरा बजट का फायदा राजस्थान में होने वाला है, जिससे कि विकसित जो, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा ये ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आर तिवारी जी, क्योंकि जो विपक्ष का चश्मा होता है ना, वो बहुत साफ होता है, वो इतना साफ होता है कि जो नहीं दिख रहा होता है वो भी दिखता है और जो नहीं हो सकता वो भी दिखता है। तो जरा बताइए, विपक्ष के चश्मे से जो सेंटर का बजट आया उसमें जो हम स्टेट के लिए उम्मीदें तलाश रहे हैं, उन उम्मीदों को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? विजेंद्र, ये जो बजट आया 2025 और 26 का, 26 और 27 का, मैं ये दोनों वो जो विद्वान हैं हमारे साथी आंकड़ों में, मैं तो राजनीति की बात जानता हूँ, किसी भी घर का बजट हो, शहर का बजट हो, राज्य का बजट हो, देश का बजट हो, सीधा सीधा लाभ और हानि तो होना चाहिए। मेरे आदमी को क्या मिला, देश की जनता को क्या मिला, मेरे राज्य की जनता को क्या मिला। मैं कह रहा हूं, पेट में जो पलेगा बच्चा, उसकी आस में मैं गोद के बच्चे को भूखा छोड़ रहा हूं। 2026-27 में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जो इतने फेरे करे हवाई जहाज के, राजस्थान की जनता के लिए क्या लेकर के आए? क्या वो ईआरसीपी के लिए पैसा लेके आए? राजस्थान की राजधानी या बड़े मेट्रो शहर में उन्होंने कोई मेट्रो चलाने की बात करी? राजस्थान के नौजवान को कोई रोजगार, सीधा सीधा रोजगार देने की बात करी? केवल 2047 में हम भारत को महान बना देंगे। 2026-27 का हमारा बजट है, और 2047 में वो जो चालबाजी है, ये जुमले वाली जो सरकार है, आप जुमलों के अंदर पूरे देश के लोगों को आप बहका सकते हो। राजस्थान के 7 करोड़ नर नारी को क्या मिला? राजस्थान के बेरोजगारों को क्या मिला? मनरेगा का आप पैसा नहीं दे रहे हो। 2 साल से गांव का गरीब मजदूर, जो आज मनरेगा का स्थापना दिवस है, पूरे देश में आज के 20 साल पहले मनरेगा लागू किया था। मनरेगा का गरीब जो आदमी गांव में रहता, जो शहर में पलायन को रोकने के लिए माननीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने विश्व की सबसे बड़ी हमने एक अर्थतंत्र पैदा किया, उसको मार रहे हो आप। अच्छा आर तिवारी जी, क्योंकि आपने कहा कि भाई घर का बजट, शहर का बजट सब एक सा होता है, उसमें ये देखा जाता है कि किसको क्या मिला।
अच्छा, आपके घर का जो बजट होता है उसमें हर साल टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी सब खरीदते हैं? हर साल व्हाइट वॉश होता है, हर साल नए तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, या उसको मेंटेन किया जाता है? सवाल वो नहीं कि ये अरे जो आपने सवाल खड़ा किया, मैं पूछ हाँ, रहा मैं हूं। कह रहा हूं ना, 50,000 करोड़ का आपने कम कर दिया जल जीवन मिशन पूरे देश में। भारत के बजट में 50,000 करोड़ का जल जीवन मिशन में कम किया आपने। पीएम योजना, पीएम आवास योजना में 3,200 करोड़ की कटौती की है। आर तिवारी जी, 25-26 का बजट आप पढ़ रहे हैं, 26-27 खोलिए। 26-27 का बजट पढ़ो। 26-27 जवाब खोलिए। देता हूं तिवारी जी का। 26-27 खोलिए। आप एक साल पीछे चल रहे हैं अभी। तिवारी जी सुनो, रोजगार की जहां तक बात कर रहे हो ना, राजस्थान में रोजगार की सरकारी नियुक्तियां, हमारा वादा था 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देना। मुख्यमंत्री भजनलाल जी का वादा था 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देना, 1 लाख दे चुके। 55,000 प्रक्रिया दी है, 1 लाख का कैलेंडर जारी कर। वो तो जननायक अशोक गहलोत की समय की परीक्षाओं का आपके समय पे कौन सी परीक्षा का रिजल्ट दे करके दे दिया? कार्यकाल में ये तो अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की परीक्षाओं का रिजल्ट दिया आपने। सुनो तो सही, तो अशोक गहलोत जी ने वादा भी किया था 2 लाख प्रतिवर्ष का किया था ना अशोक गहलोत जी ने, और टोटल कितनी दी? 2,05,000 पूरे 5 साल के अंदर। हमने तो 1 लाख दे दी ना, 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया, 55,000 प्रक्रिया दी ने। देश के तिवारी जी सुनो जवाब दे रहा हूँ, रोजगार की सुनो तो भाई, रोजगार क्या क्या मिला राजस्थान में? मैं कह रहा हूँ आपने सुनो, जननायक की बात बता रहा हूँ, सुनो। पेट्रोल पर, डीजल पर सुनो अरे तिवारी जी सुनो, लाभ क्या हुआ? मेरा दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ, आने वाले बच्चे के लिए आज क्यों भूखा रहे? अरे आने वाला बच्चा भी भूखा नहीं है, और अभी प्रेजेंट वाला बच्चा भी भूखा नहीं है। तिवारी जी ने तो अभी प्रेजेंट वाला बच्चा भी भूखा नहीं है, आने वाला बच्चा भी भूखा नहीं है। रोजगार की जो हमने वादे किए थे वो हम कर रहे हैं पूरे। 2 लाख प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार दे दिए, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए धरातल पे ला चुके हैं, उसमें 2 लाख रोजगार दे चुके हैं, 2 लाख रोजगार दे चुके हैं। तिवारी जी आपके वादे से तो हम आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आपसे। सरकार की जमीनों को होने बोने दामों में कौन से किसको दे दी होने पाने में? ये तो आपका काम था, ये तो कांग्रेस का काम था भाई, होने पाने दाने में देने में का दो। ये तो हमने तो कोई होने पाने में नहीं दिए। आपके वो राहुल गांधी जी के नेता जीजा जी, उनको बीकानेर में बांट दी जमीन। जीजा जी को बीकानेर में दे दी ना आपने जमीन, होने पाने दोनों में। तो हमने तो किसी को होने पाने उन्होंने नहीं दी, हमने तो इंडस्ट्री लगाने के लिए दिए, हमने तो इंडस्ट्री। जीजा जी हमारे एक मिनट भाई, एक मिनट वापस। अरे भाई बजट पे बात करते हैं, बजट पर बात करते हैं। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, एक मिनट भाई, आर तिवारी, कुछ किया नहीं। लेकिन बजट का आकलन एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आर तिवारी जी। रेलवे में 2014 के अंदर प्रतिदिन 4 किलोमीटर की सड़क बिछती थी, 4 किलोमीटर की। आज की तारीख में 14 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से सड़क बिछ रही है। एक छोटा सा उदाहरण, एक और उदाहरण देता हूं। 2047 से लेकर 2014 तक 24,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बीते 10 साल में 45,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये वो छोटे उदाहरण रेलवे के हैं, सेम सड़क के साथ है। मैं ये कह रहा हूं कि बजट को हम इस नजरिए से क्यों देखती है कांग्रेस कि भाई जितना मुफ्त में बांट दिया जाएगा वही बजट होगा। 10,000 ऐसा नहीं होता ना घर के अंदर। बिहार के जनता को लूटा है इनकी बातें ने। सरकार बनानी, मतदान के दिन आप पैसा दे रहे हो, घूस दे रहे हो। मैं कह रहा हूं आपने आरोप लगाया था बोर्ड चोरी का, हरियाणा में 14 नवंबर को रिजल्ट आ गए, 14 मत कीजिए, मत कीजिए। एक मिनट, प्रूफ देते ना, एक मिनट, प्रूफ देते ना, 14 नवंबर को रिजल्ट आ गया। राजेश कंदोई जी, देते प्रूफ, आवाज देश देना की- प्रूफ। एक मिनट भाई, एक मिनट। आर तिवारी जी, उस पर भी हम एक लंबी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है ना, उसमें आचार संहिता लागू नहीं होती। ऐसे तो फिर सबकी पेंशन रोक दोगे, ऐसे तो सबकी सैलरी रोक दोगे, ऐसे नहीं होता। एक मिनट राजेश कंदोई जी, एक मिनट भाई राजेश कंदोई जी, मैं एक सीरियस, राजेश कंदोई जी, आर तिवारी जी, एक मिनट राजेश कंदोई जी, मैं एक सीरियस नोट पर बात कर रहा हूं। मैं एक सीरियस नोट पर बात कर रहा हूं। राजस्थान पर वर्तमान में जो कर्जा है वो 7,35,000 करोड़ के आसपास का अनुमानित कर्जा है इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक। मेरा कंसर्न यह है कि अभी तक तो 28-30% मैक्सिमम होना चाहिए था। नाउ इट क्रॉस टू 35% टू 38%। तो क्या उस स्थिति में हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम कर्जे को कम कर पाए? कर्जा गलत नहीं होता है, हर आदमी पे कर्जा है, कर्जे के साथ मकान लेता है, कर्जे के साथ गाड़ी लेता है, कर्जे के साथ एसेट्स और लॉयल्टी दोनों तैयार करता है। तो सेंटर भी अपने डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेती है, लेकिन अगर वो कर्ज ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा तो मुश्किल होती है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान के ऊपर जो कर्जा है उसको रोकने के लिए सरकार ने
निवेश को राजस्थान में लाने के लिए जो प्रयास पिछले 1.5-2 सालों में किए हैं वो वाकई सराहनीय है और उनके परिणाम आ रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में निवेश आएंगे उसी से राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी और इस कर्जे की मुश्किल से हमें निजात मिलेगी। और अब देश का युवा बजट को इस नजरिए से देखना बंद कर चुका है कि पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, गैस कितनी सस्ती हुई। बात यह है कंदोई साहब आप टेलीविजन पे रिएक्शन लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अखबार भरा पड़ा है। क्या हुआ है तिवारी जी, आपके बुराई के अलावा पूरा अखबार भरा पड़ा है, पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ है, सबने तारीफ की है देश के युवाओं ने। तिवारी जी अखबार लेके आओ साथ में। क्या है कि अरे तिवारी जी ये देखो पूरा अखबार भरा पड़ा है, देखिए आप स्थिति है। अरे रखिए देश के युवाओं ने तारीफ की है, राजस्थान के युवाओं ने तारीफ की है कि एक व्यक्ति ने भी बुराई नहीं की, केवल आपके कांग्रेस के नेता के अलावा। वो आपकी आदत में बना हुआ है, आपकी आदत में बना हुआ है, पूरा अखबार बना हुआ है तारीफ से। एक ने युवा ने युवा तो बहुत खुश है, युवा तो खुश है। सुरेश गर्ग साहब एक मिनट भाई, 2014 में बोलिए कंदोई जी। 2014 में जो बजट मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेश किया था उसमें 2 लाख करोड़ का कैपेक्स था। कैपेक्स का मतलब पूंजीगत निवेश, जिसे सड़कें बननी है, रेल बननी है, आधारभूत संरचनाएं, 12 लाख करोड़ का, अभी 12 लाख करोड़ हो गया। ऐसे नहीं। अब बताइए राजेश कंदोई जी, 2014 के अंदर कितने लाख करोड़ का बजट था? 18 लाख करोड़ का बजट था, जो अभी 53 लाख करोड़ हो गया। मतलब बजट बढ़ा है हमारा 3 गुना, लेकिन कैपेक्स बढ़ा है 6 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि युवा वो होता है जो आगे के 20-30 साल आगे की योजना देखता है। युवा वो होता है जो ये सोचता है कि आधारभूत संरचनाएं करके उसका जीवन कैसे चलेगा। आज पेट्रोल पर आंदोलन कर रहा है कंदोई साहब, यूपी की सड़कों पर देश का सबसे बड़ा डबल इंजन की सरकार किसके लिए, काहे के लिए कर रहा है आंदोलन? माला पहने तो यूपी अब तस्वीर बताओ ना किस चीज के लिए आंदोलन कर रहा है यूपी की सड़कों में? कौन से किस चीज का आंदोलन है बताओ तो सही। जबरदस्ती झूठ बोले जा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जबरदस्ती झूठ बोले जा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। सपने आर तिवारी जी हर एक कमेंट के साथ अलग अलग स्टेट घूम कर आ रहे हैं। वो कभी यूपी जा रहे हैं, कभी वो बिहार जा रहे हैं, कभी राजस्थान आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट घूम रहे हैं। वापस राजस्थान पर आते हैं ना भाई। बिहार राजेंद्र नायक जी, एक मिनट। राजेंद्र नायक जी, क्या वाकई में जो हम राइजिंग राजस्थान के जरिए 36 लाख करोड़ के एमओयू 8 लाख को हम फिजिबल कर रहे हैं जमीन पर, क्या एक बड़ा इंपैक्ट आएगा इसका कि भाई हम जो कर्ज ले रहे हैं और जो 35% से ज्यादा हो चला है उसको धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे और उस 20 से 22% की कैपिंग में आ पाएंगे, जो सही रहता है, इतना बुरा नहीं रहता किसी भी स्टेट के लिए? नहीं, देखिए राइजिंग राजस्थान के तहत जो मुहिम ली है और उसका आशीर्वाद हमें हमारे प्रधानमंत्री जी का मिला और विकास पुरुष हमारे भजन लाल जी शर्मा, तो 8 लाख करोड़ तो धरातल पर आ चुके हैं। और ये जो बजट, क्योंकि अभी हम इस सेंट्रल बजट पर ज्यादा बात कर रहे हैं, तो ये बजट में जैसे आप देखिए युवा केंद्रित बजट है, तो युवाओं को उसमें युवा पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे राजस्थान के हैं, उनके स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, तो इसके तहत रोजगार खुलेंगे और बहुत विकास होगा। उसके अलावा आप देखिए MSME, उस पर 10,000 करोड़ की हेल्प की ग्रांट दी है। उसके तहत हमारे छोटे छोटे उद्योग, उन पर और काम होगा और वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सर मैं एक और सवाल आपसे कर रहा हूं, डिफेंस सेक्टर के लिए 15% का इजाफा किया गया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा डिफेंस सेक्टर में एक्स्ट्रा दिया गया। हम राजस्थान के अंदर डिफेंस सेक्टर से जुड़ी किसी भी यूनिट को अज्यूम कर सकते हैं कि भाई भविष्य में 2, 4, 5 साल बाद यहां एक बड़ी यूनिट डिफेंस सेक्टर से जुड़ी लगे, जिसमें कोई भी, चाहे वो मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो, आर्टिलरी गन हो या गोला बारूद हो, कुछ हम यहां पर क्रिएट होता देख सकते हैं फ्यूचर में? देखिए वो भी राजस्थान में भी आ सकता है, लेकिन राजस्थान से बढ़कर के हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सुरक्षा है और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको हमें स्ट्रांग बनाना होगा। और जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वो पूरे विश्व में
जो भारत की सेना की धाक बनी है, तो ये आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री सर, जी मेरा हैं, बेसिक सवाल है कि उनके हाथ राजस्थान में मजबूत डिफेंस करेंगे सेक्टर से जुड़ा तो कोई देश सेटअप सुरक्षित हो रहेगा। सकता है भविष्य में? क्योंकि जमीन बहुत है सर, वो सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान में भी काफी स्कोप है, जमीन है, यहाँ की सरकार इतनी इंटरेस्ट ले रही है इंडस्ट्रीज के लिए, बिल्कुल। तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी राजस्थान में जगह है। राजस्थान भी ठीक। अपना कंट्रीब्यूशन देख करके डिफेंस सेक्टर को ठीक है सर, मजबूत शुक्रिया बना हमारे साथ सकता जुड़ने है। के लिए। और सुरेश जरूर गर्ग जी, आर तिवारी जी, राजेश कंदोई जी, राजेंद्र नायक जी, आपका भी शुक्रिया। बजट सेंटर का आ चुका है, एक बड़ा हिस्सा राजस्थान को मिल चुका है। कुछ अप्रत्यक्ष हिस्से होते हैं जिसमें सरकार जैसे जैसे प्रपोजल देगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, अमाउंट इधर आएगा। लेकिन अभी स्टेट का बजट आना बाकी है, उससे भी काफी हद तक ये तय होगा कि राजस्थान सरकार सेंटर के इस बजट से कितना बड़ा हिस्सा लेने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।